बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश बुक पैनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 से आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है जनवरी नाइट। इसका हिंदी अर्थ हुआ पूस की रात। लिखा है इसको मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद जो इनका नाम है, इस नाम के पहले इनका एक और नाम रह चुका है, धनपत राय। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जनवरी नाइट के रचयिता लेखक प्रेमचंद कह लो या धनपत राय के बारे में पहले जाने कि आपके इस किताब में क्या उनके बारे में लिख रखा है। तो धनपत राय 1880-1936 born in Varanasi on July 31st, 1880 was a prolific writer of both Hindi and Urdu. He changed his pen name to Premchand after his book Soje Watan was banned by the then British government. He wrote about the realities of life and the various problems faced by the common man in a turbulent society. He focused chiefly on rural India and the exploitation faced by a common villager at the hands of priests, landlords, loan sharks, etc. He also emphasized on the unity of Hindus and Muslims. Some of his well-known works are Godan, Gavan, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, etc. तो जनवरी नाइट पूस की रात के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद का जो पहले का नाम था वो था धनपत राय। तो धनपत राय का जो जन्म है वो 1880 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो 1936 में हुई थी। दरअसल धनपत राय का जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो है 31 जुलाई 1880। यूपी में जगह है लम्ही, वाराणसी में, ठीक है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो आपके लिए नोट करने वाली बात है कि धनपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और डेट क्या थी? 31 जुलाई 1880, 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1936 में हुई थी। एक्चुअल डेट ऑफ डेथ जो है वो इनकी कब थी? 8 अक्टूबर 1936, वाराणसी में। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उस समय भारत आज़ाद नहीं था तो ये वाराणसी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही था। तो उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में जो क्षेत्र था वहीं पर इनकी क्या हुई थी? जन्म भी हुई थी और मृत्यु भी हुई थी। अभी ये जगह यूपी में है। काफ़ी प्रोलिफिक राइटर थे हिंदी और उर्दू के, मतलब हिंदी और उर्दू में प्रचुर मात्रा में इन्होंने रचना करी। प्रोलिफिक कहते हैं जो बहुत ज़्यादा लिखे। तो हिंदी और उर्दू भाषा में क्या थे ये? इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं दी। उन्होंने अपना नाम जो है वो प्रेमचंद रख लिया, लेखक के तौर पर अपना नाम जो है वो प्रेमचंद रख लिया जब उन्होंने सोजे वतन लिखा था। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है इस बुक पर प्रतिबंध लगा दी गई थी। सोजे वतन जो है इनकी पहली 5 स्टोरीज लिखी थी इन्होंने। सोजे वतन नामक किताब में उन्होंने 5 जो है वो शॉर्ट स्टोरीज लिखा था। 1907 में एक किताब था सोजे वतन जो है वो किताब का नाम था। उसमें उन्होंने अपनी 5 कहानियां लिखी थी। लेकिन उस समय की ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये लोग नहीं पढ़ेंगे, इसकी छपाई नहीं होगी। तो इसके बाद जो है इन्होंने अपना नाम जो है वो धनपत राय से बदल कर क्या कर लिया? प्रेमचंद रख लिया। आई बात समझ में? तो क्या जाना आप लोगों ने कि धनपत राय का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 लम्ही, वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में ही हुई थी। हिंदी और उर्दू में प्रचुर मात्रा में रचना करने वाले ये व्यक्ति थे, लेखनी करने वाले ये व्यक्ति थे। इन्होंने अपना नाम जो है वो प्रेमचंद रख लिया जब इनके द्वारा लिखित सोजे वतन नामक किताब जो है, जिसमें 5 स्टोरीज थी, जो उन्होंने 1907 में लिखा था। जब सोजे वतन जो है वो ब्रिटिश सरकार ने इस पर बैन लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया, तो इसके बाद, इसके बैन होने के बाद जो है इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? प्रेमचंद रख लिया। प्रेमचंद जो है वो जिंदगी की वास्तविकताओं को और जनसाधारण के द्वारा जो अनेक तरह की समस्याएं हैं, जो उनके द्वारा जो समस्याएं फेस करी जाती थी, जिन समस्याओं का उनसे जो है वो आमना सामना करते थे, जिन समस्याओं से, उन समस्याओं को और जिंदगी की वास्तविकताओं को लिखने का काम करते थे हंगामेदार समाज में। हंगामेदार समाज का मतलब समझ लो, टर्बुलेंट सोसाइटी का मतलब समझ लो। टर्बुलेंट का मतलब होता है कि इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज, डिसऑर्डर एंड डिसएग्रीमेंट
and sometimes violence. तो जब बहुत ज़्यादा जो है वो बदलाव हो रहा होता है, डिसऑर्डर होती है, कोई क्रम नहीं होता, लोगों के बीच सहमति नहीं होती, तो समाज में एक हंगामा हो जाता है और कभी कभी तो हिंसा भी हो जाती है। तो इस तरह की सामाजिक परिस्थिति को टर्बुलेंट सोसाइटी कहते हैं। तो प्रेमचंद ने क्या किया कि टर्बुलेंट सोसाइटी में जनसाधारण के द्वारा जो अनेक तरह की समस्याओं को झेला जाता था और उनकी जो जिंदगी की वास्तविकताएं होती थी, इन बातों को प्रेमचंद ने अपनी लेखनी में लिखना क्या किया, शुरू किया। अपनी लेखनी में वो लिखा करते थे। He focused chiefly on rural India and the exploitation faced by a common villager at the hands of priests, landlords, loan sharks, etc. अपनी रचनाओं में उन्होंने ग्रामीण भारत और ये जो पादरी लोग होते थे, पृष्ठ लोग होते थे, जमींदार होते थे, साहूकार होते थे, इनके द्वारा जो साधारण व्यक्तियों को सताया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, इन बातों पर इन्होंने क्या किया, फोकस किया। मुख्य तौर पर क्या किया, फोकस किया अपनी लेखनी में। उनके द्वारा जो शोषण किया जाता था लोगों का, जनसाधारण का, किनके द्वारा, प्रिस्ट, लैंडलर्ड्स, लोन शार्क्स के द्वारा जो इनका कॉमन विलेजर का जो शोषण किया जाता था, इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी लेखनी में जो है उन बातों को फोकस करना क्या किया, शुरू किया, उन बातों को फोकस किया। He also emphasized on the unity of Hindus and Muslims. इसके अलावे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता पर भी बल दिया। उन्होंने जो किताबें लिखी, जो जाने माना उन्होंने काम किया किताब लिखकर, उन किताबों में गोदान, गवन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। आई बात समझ में? तो ये था आपको थोड़ा सा, ये आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई प्रेमचंद के बारे में कि प्रेमचंद कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था और अपनी रचनाओं में उन्होंने किन किन बातों को फोकस किया। अब ये जो जनवरी नाइट जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आप जानोगे कि कहीं ना कहीं गरीबी एक अभिशाप है और गरीब लोगों को, खास करके किसान तबके के जो लोग हैं, ये लोग जो है वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं का सामना करते हैं। तो चलिए स्टोरी के पार्ट 1 पर हम लोग चलें। मेनली इसमें 3 कैरेक्टर है, एक है हल्कू, एक है उसकी वाइफ मुन्नी और एक कैरेक्टर और है जबड़ा, इनके कुत्ते का नाम है जो इन्होंने पाल रखा है। तो चलिए पार्ट 1 में हम लोग पढ़ें क्या दे रखा है इस स्टोरी में। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ, द लैंडलॉर्ड हैज कम, गेट द रुपीज यू सेट असाइड, आई विल गिव हिम द मनी एंड समहाउ और अदर वी विल गेट अलोंग विदाउट इट। हल्कू आता है घर के अंदर, अपनी वाइफ से कहता है, अरे रे लैंडलॉर्ड आ गया, जमींदार आ गया, जो रुपए जो तुमने अलग रखा है जरा मुझे दे दो, लेकर आओ, मैं उसे पैसे दे दूंगा और किसी तरीके से है मैं काम चला लूंगा, बिना पैसों के क्या करूंगा, काम चला लूंगा। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, शी टर्न्ड अराउंड एंड सेड, बट देयर इज ओनली 3 rupees, if you give them to him, where is the blanket going to come from? How are you going to get through these January nights in the fields? Tell him we will pay him after the harvest, not right now. अब मुन्नी जो है वो घर में झाड़ू लगा रही थी। जब हल्कू आता है और कहता है कि लैंडलॉर्ड आ गया, जो पैसे अलग रखे हैं साइड करके वो पैसे दे दो, मैं उसे उन्हें दे दूंगा, है ना, और किसी तरह मैं काम चला लूंगा बिन पैसों के भी। तो मुन्नी जो है वो घर में झाड़ू लगा रही थी, वो मुड़ती है किसकी तरफ, हल्कू की तरफ, वो मुड़ती है। उसने कहा, अरे 3 ही तो रुपए हैं, अगर ये 3 रुपए लैंडलॉर्ड को दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा, है ना, किस तरीके से पूस की रात जो है वो तुम खेत में बिताओगे, रखवाली करने के लिए उसको रात में जाना पड़ता जनवरी में, तो किस तरीके से तुम जनवरी नाइट जो है वो खेतों में बिताओगे अगर ब्लैंकेट नहीं होगा। तो सोचो, ऐसा है कि लैंडलॉर्ड को बोल दो कि हम लोग कटाई के बाद, फसल की कटाई के बाद जो पैसा आएगा, उस पैसे में से उनका जो कर्ज है या जो भी पैसे हैं उसके 3 रुपए हम लोग दे देंगे, अभी नहीं दे सकते। वाइफ सजेस्ट करती है हल्कू को कहने के लिए कि जाओ लैंडलॉर्ड से ये बात कह लो कि पैसा अभी नहीं देंगे, पैसा जो है वो कटाई के बाद देंगे, क्योंकि इस पैसे की जरूरत है, इस पैसे से कंबल आएगा और ये कंबल जो है वो हल्कू की जनवरी नाइट्स को बिताने में, पूस की रात जो वो खेत की रखवाली करने के लिए बिताएगा, वो ये कंबल उसकी जारे से बचने में क्या करेगा, मदद करेगा। सो मुन्नी ने ये सजेस्ट किया कि जाओ लैंडलॉर्ड को कह दो कि पैसा अभी नहीं देंगे, कटाई के बाद देंगे। फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग,
January was on top of them. Without a blanket, he couldn't possibly sleep in the fields at night, but the landlord wouldn't be put off. He would threaten and insult him. So what did it matter if they died in the cold weather, as long as they could just take care of his calamity right now? As he thought, he moved his heavy body and came close to his wife, trying to coax her, and he said, "Come on, give it to me. I will figure out some other plan." तो जब वाइफ ने सजेस्ट किया कि कह दो कि हार्वेस्ट के बाद देंगे, तो हल्कू थोड़ा देर के लिए हिचकिचाहट में पड़ जाता है कि वाइफ भी सही कह रही है, जनवरी जो है वो माथे पर है। बिना ब्लैंकेट के जनवरी की रात खेत में बिताना, रखवाली करते हुए खेत की, ये संभव नहीं था। लेकिन लैंडलॉर्ड जो है वो मानेगा नहीं, उससे पल्ला झाड़ा जा नहीं सकता। अगर पैसे नहीं दिए तो वो लैंडलॉर्ड जो है वो जमींदार जो है वो क्या करेगा, हल्कू को धमकाएगा, उसकी इंसल्ट करेगा। तो क्या फर्क पड़ता है कि उसकी इंसल्ट से अभी मर जाऊं या बाद में मरूं? अभी कोल्ड से तो बाद में मर जाऊंगा, लेकिन तत्काल तो अभी उसकी इंसल्ट नहीं सुननी पड़ेगी, उसकी कड़वी जुबान तो नहीं सुननी पड़ेगी। तो चलो इस विपत्ति से पहले निपटा जाए, बात का बाद में सोचेंगे। और फिर वो क्या करता है, ये सोचते हुए अपनी वाइफ की तरफ एकदम भारी शरीर लेकर, मतलब धीरे धीरे अपनी वाइफ के पास जाता है, नज़दीक जाता है और उसे खुशामद करते हुए, थोड़ा सा फुसलाने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे दे दो ना, मैं कोई दूसरा प्लान कर लूंगा। पैसे दे दो, मैं कोई दूसरा प्लान कर लूंगा। मुन्नी ड्रू अवे फ्रॉम हिम, हर आईज एंग्री, शी सेड, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान, you just tell me what other plan can be found. Is somebody going to give you a blanket? God knows how many debts are always left over that we can't pay off. What I say is, give up the tenant farming. This work is killing you. Whatever you harvest goes to pay up the arrears, so why not finish with it? Were we born just to keep paying off debts? Earn some money for your own belly. Give up that kind of farming. I won't give you the money. Won't. अब मुन्नी को जैसे उसने फुसलाने की कोशिश करी कि दे दो भाई, मैं कोई दूसरा उपाय लगा लूंगा, हल्कू ने ऐसा कहा, तो मुन्नी उससे दूर हटती है। नजदीक जाकर कहा था ना, तो दूर हटती है और उसकी आंखों में गुस्सा है, और गुस्से वाली आंख दिखाते हुए हल्कू को कहती है, अरे तुमने तो ऑलरेडी पहले बता चुका है, तुमने ऑलरेडी सम अदर प्लान ट्राई कर लिया है, कोई दूसरा उपाय ट्राई कर लिया है। यू जस्ट टेल मी, तुम मुझे बस इतना बताओ कि कौन सा दूसरा प्लान है तुम्हारा। क्या कोई तुम्हें कंबल देने वाला है? जनवरी की रात बिताने के लिए खेत में कोई कंबल देने वाला है? भगवान ही जानते हैं कि कितना कर्जा हमारे ऊपर है, जो कभी हम लोगों से चुकेगा भी या नहीं। देखो मैं क्या कहती हूँ, ये वाइफ, उसकी हल्कू की वाइफ मुन्नी जो है वो हल्कू से कह रही है कि देखो मैं कहती हूँ कि छोड़ दो ये जो किराएदारी पर जो किराया देकर जो खेती करते हो, टेनेंट फार्मिंग, ये टेनेंट फार्मिंग छोड़ दो। ये काम जो है वो तुम्हारी जान ले रहा है। जो भी कटाई के बाद पैसा आता है वो बकाया या कर्ज चुकाने में चला जाता है, तो क्यों नहीं ये काम छोड़ दो? क्या हम लोग केवल कर्ज चुकाने के लिए जन्म लिए हैं? कुछ पैसा अपने पेट के लिए भी कमाओ, छोड़ दो ये किसानी। ऐसा किसानी करके क्या फायदा कि आप किसानी करते हो, जो पैसा आता है फिर कर्ज में चला जाता है। मैं कहती हूं छोड़ दो ये किसानी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। वाइफ भी सही कह रही थी, उसे अपनी पति की फिक्र थी। वो चाहती थी कि ब्लैंकेट के लिए जो पैसे अलग रखे हैं वो ब्लैंकेट उसको मिल जाए, ताकि हल्कू जो है वो थोड़ा सा ठंड से बच सके। जनवरी की रात जब वो खेतों में बिताएगा खेत की रखवाली करते हुए। वाइफ भी सही थी, लेकिन इसको डर था कि ये तो धमकाएगा, गाली देगा। बात समझ में रहे? तो पहले उसने इसको समझाने की कोशिश की और फिर मुन्नी जो है वो गुस्से में ये सब बोलती है। अब आगे देखो। Sadly, Halku said, then I will have to put up with his abuse. Losing her temper, Munni said, why should he abuse you? Is this his kingdom? अब हल्कू उदास हो जाता है, सैडली उदासी में बोलता है, ठीक है पैसे मत दो। उसने कहा ना मैं पैसे नहीं दूंगी। वाइफ अपनी पति के बारे में सोच रही है, वो गलत भी नहीं है। फिर हल्कू कहता है, छोड़ दो, ठीक है नहीं दोगी तो नहीं दो, ठीक है मैं उसकी गाली सहन कर लूंगा। लैंडलॉर्ड गाली देगा ना, मैं सह लूंगा। फिर क्या होता है कि उसकी वाइफ का जो टेम्पर है, गुस्सा जो है वो कम होता है, और फिर वो कहते हैं, क्यों तुम्हें गाली देगा वो?
है ना, ये उसका राज्य है क्या? वो जो चाहेगा वही करेगा क्या? बट एज शी सेड इन हर ब्रोज रिलैक्स्ड फ्रॉम द फ्रोन, द बिटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड केम चार्जिंग एट हर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट। तो लेकिन जैसे उसने ये कहा, जब हल्कू ने उसको समझाया कि देखो दे दो नहीं तो वो इंसल्ट करेगा, तो वो ये जरूर बोल देती है कि क्या ऐसे ही कैसे वो गाली देगा तुम्हें, उसका राज चलता है क्या? लेकिन ये बोलते उसका जो गुस्सा है वो कम हो जाता है, उसकी ब्रो जो है, आईब्रोज जो है वो थोड़ी सी तनाव मुक्त हो जाती है, गुस्से में थोड़ा कम दिखने लगता है उसके चेहरे पर। और ये जो कड़वा सच है, हल्कू के शब्दों का जो कड़वा सच है, वो अचानक से एक जंगली जानवर की तरह हमला करते हुए उसके दिमाग पर हावी होता है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है, ये मुहावरिक अंग्रेजी उन्होंने इस्तेमाल करी कि अचानक से जब कोई चीज़ रियलाइज होता है ना, उस बात को उन्होंने कहा कि जो जो हल्कू ने जो शब्द कहे ये उसकी ज़िंदगी का कड़वा सच था। तो भले ही मुन्नी पैसा नहीं देना चाह रही थी, वो अपनी पति का ख्याल रख रही थी, लेकिन कड़वा सच ये था कि अगर वो पैसे नहीं देता तो इंसल्ट होती उसकी। तो ये कड़वा सच उसके दिमाग में तुरंत उसको रियलाइज होता है। शी वेंट टू द नीचे इन द वॉल, took out the rupees and handed them over to Halku. Then she said, give up farming this time. If you work as a hired laborer, you will at least get enough food to eat from it. No one will be yelling insults at you. Fine work farming someone else's land. Whatever you earn, you throw back into it and get insulted in the bargain. उसके बाद जो है ये कहते हैं उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, वो भी रियलाइज करती है कि सच में अगर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, वो इसकी इंसल्ट करेगा। तो थोड़ा देर के लिए ये मान लेती है कि हल्कू जो कह रहा है कि वो दूसरा प्लान कर लेगा, ये मान लेती है और वो चली जाती है कहाँ, अलमारी के सबसे नीचे वाले ताखा के पास जहाँ उसने पैसे रखे थे। वो पैसे लेती है वहाँ से, अलमारी के सबसे नीचे वाले ताखे से, सबसे नीचे वाले खन से, और वो पैसे लेकर हल्कू को दे देती है। और उसने कहा, पैसा देते देते हल्कू से कहा, अब की दफ़ा ये खेती छोड़ो, अगर इस तरीके से बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे और कर्ज चुकाने में सारा पैसा जाता रहा तो इतना भी नहीं बचेगा कि हम लोग सही से खा पी सकें, है ना। सो ये किसानी छोड़ो, किसानी छोड़ दोगे तो कर्ज से मुक्त हो जाओगे, मजदूरी करके खा लेना। किसानी छोड़ो, और किसानी छोड़ दोगे तो कर्ज से मुक्त हो जाओगे और कोई भी तुम पर चिल्लाता नहीं रहेगा। बड़ा अच्छा काम है किसानी करना, खेती करना किसी दूसरे के ज़मीन पर। जो भी पैसा कमाते हो वो तो कर्ज में दे देते हो और बदले में इंसल्ट झेलते रहते हो। छोड़ो इस बारे, ये पैसा दे दे रही हूं लेकिन छोड़ दो ये काम। हल्कू took the money and went outside looking as though he were tearing his heart out and giving it away. He had saved the rupees from his work paisa by paisa for his blanket. Today he was going to throw it back. With every step his head sank lower under the burden of his poverty. हल्कू पैसा लेता है और बाहर जाता है, जैसे मानो कि वो अपना कलेजा निकाल कर किसी को दे रहा हो। ये पैसे जो 3 रुपए थे, इसने ये पैसे जो है वो पैसा दर पैसा करके ये 3 रुपया जो है वो बचाया था, लेकिन ये आज ये 3 रुपया जो है वो किसको देने जा रहा है? लैंडलॉर्ड को देने जा रहा है। तो हर बढ़ते कदम के साथ जो है वो मानो उसकी गरीबी की जो बोझ है उसको और नीचा झुका रही है, गरीबी की बोझ में वो और नीचा झुकता जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर पार्ट फर्स्ट खत्म होता है और आपने देखा कि किस तरीके से एक गरीब किसान जो है वो पैसा किस तरीके से संजोए रखता है अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन गरीबी है, इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी की अपनी शौक़ को समय पर पूरा कर सके। तो ये ना चाहते हुए भी वो पैसे जो है वो किसको दे देता है? लैंडलॉर्ड को दे देता है जाके, जो जिसके ज़मीन पर किराया पर लेके उसने खेती करना शुरू किया था उसको वो दे देता है जाके। अब पार्ट 2 देखो। अ डार्क जनवरी नाइट इन द स्काई व्हेन द स्टार्स सीम टू बी शिवरिंग एट द एज ऑफ हिज फील्ड अंडरनीथ अ शेल्टर ऑफ केन लीव्स, हल्कू ले ऑन अ बैम्बो कॉट wrapped up in his old burlap shawl shivering. Underneath the cot his friend Jabra the dog was whimpering with his muzzle pressed into his belly. Neither of them was able to sleep. तो पार्ट 2 में देखो अब क्या है कि पार्ट 2 में जो है वो जनवरी आ चुकी है और पूस की रात जो है वो बिताने के लिए खेत में वो जाता है, खेत की रखवाली करने के लिए खेत में वो जाता है, जनवरी नाइट्स बिताने के लिए खेतों में।
तो अब जो दूसरा जो कहानी का पार्ट है उसमें समझने की कोशिश करो लाइन बाय लाइन। अ डार्क जनवरी नाइट, बिल्कुल अंधेरी पूस की रात है। आसमान में तारे भी सिहरते हुए मालूम पड़ रहे हैं, इतनी ठंडक है। इतनी ठंडक में भी उसको जाना पड़ रहा है कहाँ, खेत में, खेत की रखवाली करने के लिए। तो एकदम अंधेरी पूस की रात है और आसमान में जो तारे हैं वो भी मान लो सिहर रहे हैं, इतनी ठंडक है। खेत के किनारे केन लिप्स के शेल्टर के नीचे, शेल्टर छोटा सा रूम टाइप होता है, उसके नीचे लोग बैठक बनाते हैं, खेत में लोग लगा देते हैं कि कभी मान लो खेत में काम कर रहे हैं, कभी बारिश होगा तो कहाँ से बचेंगे, तो छोटा सा एक झोपड़ी टाइप बना लेते हैं। तो खेत के किनारे पर एक केन लिप्स की, केन जानते हो ना, शुगर केन, गन्ने की जो पत्ती होती है, उसके शेल्टर के नीचे हल्कू जो है वो अपना एक पुराना सा जो है वो बर्लप सॉल, बर्लप कहते हैं मतलब थोड़ा सा खुरदुरा टाइप क्लॉथ होता है, हल्की सी फटी चिटी, वो खुरदुरा सॉल जो है लेकर के ओढ़ करके वो शेल्टर के नीचे खटिए पर बैठा है। और खटिए के नीचे उसका फ्रेंड जबड़ा, जबड़ा उसके कुत्ते का नाम है। तो कॉट के नीचे, खटिए के नीचे उसका फ्रेंड जबड़ा जो है वो भी मंद स्वर में रो रहा है दर्द से, ठंड लग रही है उसको भी, है ना। और अपना मुंह जो है, मूजल आगे का थूथन को कहते हैं। तो कुत्ता जो है, जबड़ा जो है, वो अपने पेट में अपना मुंह सटाए जो है वो विम्परिंग कर रहा है, मंद स्वर में रो रहा है। और दोनों में से कोई भी सोने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, ठंडक इतनी ज्यादा है। हल्कू कर्ड अप, drawing his knees close against his chin and said, "Cold Jabra, didn't I tell you in the house you could lie in the paddy straw? So why did you come out here? Now you will have to bear the cold. There is nothing I can do. You thought I was coming out here to eat puris and sweets and you came running on ahead of me. Now you can moan all you want." हल्कू जो है वो अपनी एकदम मतलब पैर को ऐसे सिकोड़े हुए, ऐसे करके पैर को सिकोड़े हुए और अपनी चिन, ठुड्डी इसको कहते हैं, घुटने में सटाए हुए बैठा हुआ था। और फिर जबड़ा की तरफ वो देखता है और कहता है, जबड़ा ठंडक लग रही है ना, मैंने कहा था तुमसे, घर में रहते तो धान पर आराम से तुम सो जाते, तुमको ठंडक नहीं लगती, लेकिन तुम क्यों यहाँ आए हो, है ना। अब झेलो तुम मेरे साथ, तुम भी ठंडी झेलो, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कुत्ते से बात करते हुए, अपने दोस्त जबड़े से बात करते हुए कह रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है कि तुम्हें तो लगा कि मैं यहाँ तो पूरी और हलवा खाने आया हूँ, पूरी और मिठाई खाने आया हूँ, और तुम मेरे आगे आगे चले आए दौड़ते दौड़ते। अब जितना रोना है, जितना कराहना है, कराहते रहो मेरे साथ, तुम भी ठंडा झेलो, मैं तो झेल ही रहा हूँ, तुम भी झेलो। जबड़ा wagged his tail without getting up, protracted his whimpering into a long yawn and was silent. Perhaps in his canine wisdom he guessed that his whimpering was keeping his master awake. जबरा जो अपनी पूंछ हिलाता है, ये जो उससे वो कहता है, हल्कू जो है वो अपनी ठुड्डी को घुटने में सटाए हुए जो है वो कुत्ते से बात करते हुए कहता है ना, ये जबड़ा ठंडक लग रही है ना, मैंने तुमसे कहा था घर में रह जाओ, फूस पर सो जाना, है ना, लेकिन तुमको तो मेरे साथ आना था, क्यों, ठंडक लग रही है ना, अब झेलो जो ठंडक मैं झेल रहा हूँ, तुम भी झेलो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें तो लगा था कि मैं पूरी हलवा खाने आया हूँ, अब तुम भी जितना कराना है कराते रहो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर जबड़ा जो अपनी पूंछ हिलाता है और एक जमाई लेता है, आ करके नहीं, जब नींद आता रहता है तो लोग लेते हैं, तो एक जमाई लेता है और फिर चुप हो जाता है। परहैप्स, शायद अपने कुत्ते से संबंधित जो उसकी सोच थी, उसने ये सोच लिया था कि अगर मैं मालिक के साथ जाता हूँ, कुत्ता वफादार होता है, तो मालिक के साथ जाता हूँ तो हो सकता है कि मेरा जो ये मंद स्वर में रोना है वो मेरे मास्टर को, कम से कम मेरे मालिक को जगा के तो रखेगा, खेत तो बचा रहेगा। कुत्ते ने यही सोच के अपनी पूंछ हिलाई, यही सोच के वो आया भी था कि मैं अपनी मालिक की रक्षा करूंगा और मेरा जो ये मंद स्वर में रोना है इस वजह से मेरा मालिक जगा रहेगा, तो खेत की रखवाली होगी। हल्कू reached out his head and patted Jabra's cold back. From tomorrow on, stop coming with me or the cold will get you. The bitch of a west wind comes from nobody knows where, bringing the icy cold with it. Let me get up and fill my pipe. I have smoked 8 pipeful already, but we will get through the night somehow. This is the reward you get for farming. Some lucky fellows are lying in houses where, if the cold comes after them, the heat just drives it away.
a good thick quilt, warm covers, a blanket. Just let the winter cold try to get them. Fortune has arranged everything very well. While we do the hard work, somebody else gets the joy of it. तो हल्कू जो है वो अपना हाथ बढ़ाते हुए कुत्ते की तरफ, कुत्ते के पीठ पर ले जाता है, थप थप आता है, उसका पीठ ठंडा है, और फिर वो जबड़ा से बात करते हुए कहता है, देखो कल से मेरे साथ आना बंद करो। जबड़ा से वो कहता है, देखो कल से आना बंद करो वरना तुम्हें ठंडक मार देगा, ठंड लग जाएगी। न जाने ये पछिया कुतिया, पछिया गाली देता है वो, न जाने ये कुतिया पछिया हवा जो है वो कहाँ से आ रही है, अपने साथ इतनी ठंडक ला रही है, कोई नहीं जानता। ये पछिया हवा जो चल कर आ रही है और अपने साथ जो ये ठंडी बर्फ जैसी हवा जो ला रही है ना, कोई नहीं जानता ये अपने साथ ये बर्फ जैसी हवा कहाँ से ला रही है। खैर जरा मैं उठ जाऊं और अपनी पाइप, चीलम को कहते हैं, ठीक है, जरा मैं अपनी चीलम भर लूं। 8 पाइप मैं ले चुका हूं, 8 चीलम मैं फूंक चुका हूं, है ना। खैर जो भी हो, मैं रात तो काट ही लूंगा। ये बात तो किससे कर रहा है? जबड़ा से कर रहा है। खैर मैं रात तो काट ही लूंगा, यही तो रिवार्ड है, यही तो इनाम है खेती करने का, है ना। जो लोग भाग्यशाली होते हैं वो अपने घर में सोए हुए हैं, रजाई ओढ़ के, मोटी रजाई ओढ़ कर जो है वो सोए हुए हैं, क्योंकि और गर्माहट में है। अगर ठंडी हवा उन तक पहुंचती भी है तो उनकी रजाई की जो गर्माहट है उनको क्या कर देगी? दूर कर देगी। एक मोटी अच्छी रजाई, वार्म कवर ब्लैंकेट है उनके पास। जाओ, विंटर को कह रहा है, जाओ उसको ठंडा लगा के दिखाओ। जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट देम। वो जबड़ा उसे कहता है कि अरे, मतलब विंड को, कि जाओ उनको ठंडा मार के दिखाओ। उसके बाद फिर कहता है, भाग्य सब कुछ तय करता है, हम लोग कठिन मेहनत करते हैं लेकिन इसका मजा कोई और उठाता है। आई बात समझ में? तो ये बात वो एक निराशा वाली बात है जो अपने वो डॉग से कर रहा है, कुत्ते से कर रहा है। He got up, took some embers from the pit and filled his pipe. जबड़ा got up too, वो उठता है और अंगारे में से जो थोड़ा सा आग लगा रखा है, ठीक है, आग सेकने के लिए, ठंड से बचने के लिए, उसमें से अंगारा बुझ चुकी आग से धधकता कोयले का एक टुकड़ा उठाता है अपनी चीलम में, चीलम को आग लगाने के लिए। जबड़ा भी उड़ जाता है, वो उठता है तो जबड़ा भी उड़ जाता है। Smoking Halku said, if you smoke the cold is just as bad, but at least you feel a little better. अब हल्कू चीलम में आग लगा लेता है और फूकते हुए, चीलम फूकते हुए हल्कू जो है वो जबड़ा से कहता है, जबड़ा से क्या कहता है कि अगर तुम स्मोक करते हो, अगर तुम चीलम लेते हो, तो इससे बहस नहीं है कि ठंडक कितनी भी बुरी हो, लेकिन जब तक तुम चीलम लेते रहते हो तो थोड़ा अच्छा तो तुम महसूस करते हो, थोड़ी गर्माहट तो तुम्हें मिलती है। जबड़ा लुक्ड एट हिम विद आईज ओवरफ्लोइंग विद लव। जबड़ा जो है वो उनकी तरफ देख रहा होता है, हल्कू की तरफ, और एक प्यार भरी नजरों से जो है वो उनको देखता है। किसको? हल्कू को। यू हैव टू पुट अप विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, व्हेन यू बेड डाउन इन दैट यू वोंट फील द कोल्ड। उसने कहा, हल्कू ने कहा जबड़ा से, देखो एक रात बिता लो, देखो एक रात बिता लो, कल से मैं कुछ क्या करूंगा, स्ट्रॉ ले आऊंगा, फूस ले आऊंगा, और फिर मैं तुम्हें बिछा दूंगा, उसके ऊपर तुम सो जाना, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तुम्हें ठंड जो है वो नहीं लगेगी, आज रात बिता लो, कल से मैं तुम्हारे लिए भी व्यवस्था कर दूंगा फूस लाकर। जबड़ा पुट हिज पॉज ऑन हल्कूज नीज एंड ब्रॉट हिज मुजल क्लोज, हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रेथ। अब जबड़ा जो ये सुनता है और अपना जो पाँव है, पंजा जो है, वो हल्कू के घुटनों पर रखता है। जो हल्कू ऐसे करके बैठा हुआ था ना, तो हल्कू के घुटनों पर वो अपना पाँव रखता है और अपनी मुंह जो है वो हल्कू के मुंह के नजदीक ले जाता है। तो ये जो जबड़ा जो सांस ले रहा था, तो उसकी गर्म सांस की जो गर्म हवा थी, उसने इस गर्म हवा को किसने महसूस किया? हल्कू ने महसूस किया। आफ्टर ही फिनिश्ड स्मोकिंग, हल्कू ले डाउन and made up his mind that however things were, he would sleep now. But in only 1 minute his heart began to pound. He turned from side to side, but like some kind of witch, the cold weather continued to torment him. अब इस बार जो उसने चिलम लिया और इस बार उसने तय कर लिया, अपना मूड बना लिया, लेट गया
और मूड बना लिया कि अब की वो सो ही जाएगा। लेकिन फिर क्या था, 1 मिनट भी नहीं हुआ और फिर उसकी धड़कन जो है वो जोर जोर से बढ़ने लगी जैसे ही एक ठंडी हवा का एक झोंका आया। करवटें बदल रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो कोल्ड वेदर की जो हवा थी वो उसे हमेशा सता रही थी, सोने नहीं दे रही थी। When he could no longer bear it, he gently picked Jabra up and patting his head, got him to fall asleep in his lap. The dog's body gave off some kind of a sting, but Halku, hugging him tight, experienced a happiness he hadn't felt for months. जब उसको ये ठंडक बर्दाश्त नहीं हुई, उसने हल्कू ने क्या किया, जबड़ा को पकड़ा, सर थपथपाया और उसे अपनी गोद में लेकर सो गया। न जाने कैसी बदबू आ रही थी, हल्कू के बदन से बदबू आ रही थी, लेकिन उसको जोर से हक करके गले लगा करके एक अलग तरह के सुख का अनुभव जो है वो हल्कू को हो रहा था, जो सुख उसे महीनों से नहीं मिला था। मतलब उसकी गर्माहट जो उसको मिल रही थी, हल्कू उसके बदन से जो गर्माहट मिल रही थी उससे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो बदबू आ रहा था, इससे नहीं बहस है, लेकिन उसने क्या किया, हल्कू ने जबड़ा को लेकर अपनी गोद में सोने की कोशिश करने लगा। Jabra probably thought he was in heaven, and in Halku's innocence heart there was no resentment of his smell. जबड़ा को भी लगा कि वो स्वर्ग में है, उसे भी तो गर्माहट मिल रही थी। जबड़ा को भी लगा कि वो स्वर्ग में है और हल्कू के दिल में ये जो उसके शरीर से जो बदबू आ रही थी, ये हल्कू जो जबड़ा को लेकर सोया हुआ था और जबड़े के शरीर से जो बदबू आ रही थी, इस बदबू को लेकर हल्कू के इनोसेंट हर्ट में, निर्दोष दिल में कोई भी गिला शिकवा नहीं था। जनरली क्या होता है कि अगर आपका मौसम अच्छा होता अगर, तो हल्कू हो सकता है कि उसके शरीर से बदबू आने के कारण उसको दूर कर देता, लेकिन उसको भी ठंडक लग रही थी। तो हल्कू ने क्या किया, उसको एकदम झप्पी लगा करके वो सोने की कोशिश करने लगा और दोनों को एक दूसरे के शरीर से गर्मी मिल रही थी। तो न हल्कू को उसके बदन की बदबू से शिकायत थी और न ही जबड़ा को हल्कू के उसको गले लगाकर सोने से जबड़ा को शिकायत थी। He embraced him with the very same affection he would have felt for a brother or as a friend. बिल्कुल जिस तरीके से लोग एक ब्रदर भाई के साथ या फ्रेंड के साथ गले लगते हैं और जो सुख का अनुभव होता है, बिल्कुल उसी तरह के अफेक्शन, उसी तरह का प्यार का जो अनुभव है वो हल्कू को हो रहा था जबड़ा को हक करने के बाद। He was not crippled by the poverty which had reduced him to these straits at present. Rather, it was as though this singular friendship had opened all the doors to his friend and brilliantly illuminated every atom of it. अब यहां पर जो स्थिति की बताई है वो गरीबी की मार से पंगु नहीं था। गरीबी की संकट से जो अभी वो जो झेल रहा था, अभी यहाँ पर गरीबी की ऐसी कोई संकट नहीं है, मतलब ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है गरीबी। वो बड़ा सुखद अनुभव कर रहा है जबड़ा को गले लगाकर। और मानो इस सिंगुलर फ्रेंडशिप ने, इस एक दोस्ती ने अपने दिल के सारे दरवाजे जो है वो खोल दिए हैं और बड़ी चतुराई से किसी बात को बड़ी चतुराई से उस दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रखे हैं, गले लगा रखे हैं। दोनों ही एक दूसरे के शरीर से गर्मी को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सडनली ये अब सो गए थोड़ा देर के लिए। सोने का मतलब कि पूरा नींद से नहीं, बस लेटे हुए थे दोनों को एक दूसरे को गले लगाकर। सडनली जबड़ा picked up the noise of some animal. The special intimacy had produced a new alertness in him that disdained the onslaught of the wind. Springing up, he ran out of the shelter and began to bark. Halku whistled and called him several times, but Jabra would not come back to him. He went on barking while he ran around through the furrows of the field. He would come back for a moment, then dash off again at once. The sense of duty had taken possession of him as though it were desire. अचानक से ये दोनों जो एक दूसरे को झप्पी पा करके जो सोया हुआ था, अचानक से जबड़ा को भनक लगती है कुछ जानवर के आवाज की। तो ये जो अचानक से ये अपनापन था, दोनों एक दूसरे को जो इम्ब्रेस करके गले लगा करके जो है वो सोए हुए थे, अचानक से ये चीज सजगता में बदल जाती है, अलर्ट हो जाता है और जबड़ा, और वो उठता है और एकदम जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ वो दौड़ जाता है, कूदते हुए, शेल्टर से बाहर निकलते हुए, केन लीफ के शेल्टर से बाहर निकलते हुए कूदते हुए निकल जाता है और भौंकने लगता है। हल्कू सीटी बजाता है, उसे कई दफा बुलाता है क्योंकि हल्कू को तो गर्मी लग रहा था, अच्छा लग रहा था उसके बदन से चिपक कर। लेकिन जबड़ा, कई दफा उसने सीटी बजाई, उसने बुलाया जबड़ा को, लेकिन जबड़ा आता नहीं।
वो भौंकता रहा, मेड़ पर जा करके भौंकता रहा, जो जानवरों की आवाज़ उसको सुनाई पड़ी थी वहाँ जाकर भौंकता रहा। वो आता, भौंकता मतलब वो आता हल्कू के पास कि तुम भी चलो भगाओ उसको, जो जानवर है जो खेतों को बर्बाद करेंगे उसको भगाओ। लेकिन हल्कू उठा नहीं, तो वो आता और फिर चला जाता खेत के फरों पर, खेत की मेड़ के पास पर, फिर भौंकता रहता। तो इस तरीके से जो इंटीमेसी थी दोनों के बीच सोने के दौरान, ये अचानक से सजगता में बदल जाती है। और जो एक वफादार कुत्ते से जो उम्मीद की जाती है कि कुत्ता वफादार होता है, अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचने देता है, तो ये जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, ये जो अपने कर्तव्य को जो समझने की जो समझ है उस कुत्ते में, इसने इस कर्तव्य की समझ ने उस जबड़ा पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था जैसी उम्मीद की जाती है। और वो अपना कर्तव्य जो है वो क्या कर रहा था, निभा रहा था। और जो हालांकि उसको भी गर्मी लग रही थी, उसे भी पसंद था वो गर्माहट, लेकिन फिर भी जैसे ही उसको एनिमल की नॉइज़ की भनक लगती है वो जाता है, भौंकता है, ताकि उसकी भौंकने से जो है वो क्या हो जाए, जानवर लोग भाग जाएं। और फिर वो हल्कू को आता है कहने के लिए भी अपने भौंकते हुए अंदाज में कि तुम भी चलो, लेकिन हल्कू जो है वो जाता नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो सेकेंड पार्ट खत्म होता है। ठीक है, तो चलिए पार्ट 3 पे चलते हैं। Another hour passed. The night fanned up the cold with the wind. Halku sat up and bringing both knees tight against his chin, hid his face between them, but the cold was just as biting. It seemed as though all his blood had frozen, that ice rather than blood filled his veins. He leaned back to look at the skies. How much of the night was still left? The deeper had not yet climbed half the sky. By the time it was overhead, it would probably be morning. Night was not even 3 hours gone. तो अगला घंटा बीतता है, दूसरा घंटा बीतता है, और दूसरे घंटे बीतने के साथ जो है वो रात की जो हवा है वो थोड़ी तेज होती है, और ज़्यादा ठंडक जो है वो हवा के साथ जो है वो बढ़ जाती है। अब जैसे हवा बढ़ती है, ठंडक बढ़ती है, हल्कू बैठ जाता है दोनों घुटने को साथ में करके, और अपनी जो चिन है, अपनी जो चेस्ट है, उसमें अपनी सर को, फेस वाला हिस्सा को क्या करता है, वो घुसा लेता है। मतलब दैट मीन्स कि ऐसे करके एकदम पूरा फेस ऐसे पूरा क्या करता है, वो घुसा लेता है ताकि ठंडी से बच सके। बट द कोल्ड वॉज जस्ट एज बाइटिंग, लेकिन ठंडक थी कि मानो चुभ ही रही थी, चुभने वाली ठंडक थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी जो ब्लड है वो जम गई है और नसों में खून नहीं बल्कि बर्फ जमा है, इतनी ज़्यादा ठंडक लगने लगी। वो पीछे झुकता है, ऐसे करके पीछे झुकता है, आसमान पर देखता है, ये देखने के लिए कि रात कितनी और बची है, सुबह होने में कितना वक्त है, रात कितनी बीती है, रात कितनी बची है। डीपर अभी तक आधा आसमान तक नहीं आया था। डीपर कहते हैं तारों का एक समूह होता है, सप्तऋषि कहते हैं। तो जैसे जैसे पृथ्वी रोल करती है, घूमती है, रोटेट करती है, तो उस हिसाब से जो है वो क्या होती है, तारे भी तो आते हैं, ठीक है, तारे भी चढ़ते रहते हैं ना। सूरज अपनी जगह पर स्थिर है, पृथ्वी घूमती रहती है, बस समझ में रहे। और पृथ्वी ऐसे घूमती है जैसे कि हम लोग को लगता है कि सूरज से पश्चिम में सूरज डूब रहा है, लेकिन सूरज अपने जगह पर क्या है, स्थिर है। तो जब 1 घंटा और बीत जाता है, दूसरा घंटा बीतता है, तो हवा और क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। हल्कू बैठता है और अपनी दोनों घुटनों को एकदम समेटते हुए अपने सीने में अपना फेस घुसाने की कोशिश करता है ठंडक से बचने के लिए। लेकिन ठंडक जो है वो चुभने वाली है और ऐसा लग रहा था कि उसका जो पूरा खून है वो जम गया है और नसों में खून नहीं बर्फ आ गई है। वो पीछे झुकता है कि रात और कितनी बची है। तो डीपर अभी तक आधे आसमान पर भी नहीं चढ़ा है ना। और ये जब ओवरहेड होगा, मतलब सर के ऊपर डीपर आ जाएगा, तो सुबह क्या हो जाएगी। अभी तक रात का 3 घंटा भी नहीं बीता है और उसकी ये हालत है। Only a stone's throw from Halku's field there was a mango grove. The leaves had begun to fall, and they were heaped in the grove. Halku thought, if I go and get a pile of leaves, I can make a fire of them
and keep warm. If anybody sees me gathering the leaves in the dead of night, they will think it's a ghost. Of course, there is a chance some animals hidden in my field waiting, but I can't stand sitting here any longer. अब थोड़ी ही दूरी पर, हल्कू जहां पर था अपने खेत के पास, उससे थोड़ी ही दूरी पर एक आम का बागान था। पत्तियां वहां गिरी हुई थी, पत्तियां वहां गिरकर ढेर लगी हुई थी, पत्तियां काफी गिरी हुई थी। हल्कू ने सोचा कि अगर मैं वहां चला जाता हूं, पत्तियों को इकट्ठा करके थोड़ी आग सुलगा लेता हूं, तो खुद को क्या रख सकता हूं, गर्म रख सकता हूं। अगर किसी ने देखा मुझे पत्तियों का ढेर लगाते हुए अंधेरे में, तो वो समझेगा कि कोई भूत ऊत है, हमको कोई कुछ बोलेगा नहीं, उसको लगेगा क्या कि ये भूत ऊत है। हाँ, ये भी सच है कि कुछ जानवर जो है वो छुप कर बैठे हैं, जैसे ही मैं जाऊंगा वो मेरे खेत में घुसेंगे और फसलों को क्या करेंगे, चरने लगेंगे। लेकिन ठंडक इतनी ज़्यादा थी कि वो वहाँ बैठ भी नहीं सकता था। जान है तो जहान है वाली बात आ गई थी। He ripped up some stalks from a nearby field, made a broom out of them, picking up a lighted dunghill cake, went toward the grove. Jabra watched him coming and ran to him wagging his tail. उसने क्या किया कि कुछ डंठल वगैरह उखाड़ा, छोटा छोटा पौधा का डंठल उखाड़ा अपने नज़दीक के खेत में से, उसकी झाड़ू बनाई और एक जलता हुआ गोबर का केक, जिसको अपने लोग गोईठा कहते हैं, गोईठा उठाया जलता हुआ और चल पड़ा आम के बागान की तरफ। जबड़ा ने भी देखा, जबड़ा देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे पूंछ हिलाते हिलाते चल पड़ा। हल्कू सेड, अब फिर हल्कू जो है वो जबड़ा से बात कर रहा है। आई कुडंट स्टैंड इट एनी मोर जबड़ा, कम अलोंग, लेट्स गो इनटू द ऑर्चार्ड एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप विद। व्हेन वी आर टॉस्ड वी विल कम बैक एंड स्लीप, द नाइट इज स्टिल फार फ्रॉम ओवर। तो दोनों जाने लगे। हल्कू ने कहा, अरे जबड़ा, अब मुझे इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, चलो 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 ऑर्चार्ड की तरफ चलो, बागान की तरफ चलो, थोड़ी आग सुलगाई जाएगी, वहां पर थोड़ा गर्म हुआ जाएगा, और जब हम लोग गर्म हो जाएंगे तो फिर आके यहाँ पर वापस सो जाएंगे, रात अभी भी खत्म होने में वक्त है। जबरा बार्क्ड हिज अग्रीमेंट एंड ट्रॉटेड ऑन टुवर्ड्स द ऑर्चार्ड। और फिर जबड़ा जो है वो मानो सहमति में भौंकता है, ठीक है चलो, ऐसा मानो उसने भौंक कर कहा, और फिर मध्यम गति से जो है वो ऑर्चार्ड की तरफ उसके साथ बागान की तरफ चलने लगता है। अंडर द ट्रीज इट वॉज पिच डार्क एंड इन द डार्कनेस द बीटर विंड ब्लू, buffeting the leaves and drops of dew dripped from the branches. तो वहां पहुंचकर, वहां जो पहुंचता है हल्कू और जबड़ा, तो ट्री के नीचे, आम के बागान में पेड़ों के नीचे एकदम घनी क्या है, अंधेरा है, काफी ज्यादा अंधेरा है ना। ठंडी हवाएं बह रही हैं, जोर से बह रही हैं, इतनी ज्यादा जोर से बह रही हैं कि टहनियां आपस में टकरा रही हैं, दो ब्रांचेस आपस में टकरा रही हैं, और जो ओस की बूंदें हैं वो टप 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 करके गिर रही थी। Suddenly a gust carried the scent of henna blossoms to him. Where is that sweet smell coming from, Jabra? Or can't your nose make out anything as fragrant as this? तभी जो है उसको मेहंदी की गंध लगती है। किसको? हल्कू को मेहंदी की खुशबू आती है, और कोई भी अच्छा खुशबू आने के बाद तो लोग कहते हैं अरे वाह क्या खुशबू आ रही है, ऐसा कहते हैं ना। तो अचानक से जो है गंध लगती है, मेहंदी की जो है, मेहंदी की खुशबू की क्या लगती है, गंध लगती है। और फिर वो जबड़ा से कहता है हल्कू, अरे ये मीठी सी खुशबू कहाँ से आ रही है, क्या तुम्हारे नाक से ऐसी खुशबू नहीं आ सकती, इस तरह की खुशबू जो है वो तुम्हारे नाक से नहीं आ सकती। जबरा हैड फाउंड a bone lying somewhere and he was chewing on it. Halku set his fire down on the ground and began to gather the leaves. His hands were frozen, his bare feet numb, but he had piled up a regular mountain of the leaves, and by making a fire out of them he would burn away the cold. अब जबड़ा को कहीं पड़ा हुआ हड्डी का एक टुकड़ा मिल गया था, जबड़ा को कहीं पड़ा हुआ हड्डी का टुकड़ा मिल गया था, वो उसी के साथ बिजी था, उसको चबाया जा रहा था। जो गोईठा हाथ में लेकर के आया था वो अपने खेत के पास से, जहां वो आग सुलगा रखा था, वो उसको जमीन पर रखता है, पत्तियां इकट्ठा करना शुरू करता है। उसकी हाथ जम सी गई थी,
उसकी जो नंगी पाँव है, बेयर फीट, मतलब चप्पल उप्पल नहीं है, वो सुन्न पड़ गई थी। उसने क्या किया, जो रेगुलर पाइल होती है, जो रेगुलर लोग जो पत्तियों का ढेर लगाते हैं, उसने रेगुलर एक नियमित, मतलब जो आमतौर पर जो लोग जितना बड़ा ढेर लगाते हैं, उसने ढेर लगाया, आग लगाई, और अब वो क्या करेगा, ठंडक को दूर भगा देगा। In a little while the fire was burning merrily. The flames leapt upward, licking at the overhanging branches. In the flickering light, the immense trees of the grove looked as though they were carrying the vast darkness on their heads. In the blissful sea of darkness, the firelight seemed to pitch and toss like a boat. थोड़ी ही देर में सूखी पत्तियां थी तो आग धधकने लगी। आग की जो लपटें थीं वो झुकी हुई ब्रांचेस तक सटने लगी, और एकदम आग की जो थरथराहट वाली, जो आग का जो लपट होती है, थरथराहट वाली आग की लपट जो है वो जल रही थी। और ऐसा लग रहा था, जब ऊपर देखा तो आग की रोशनी थी, आग के आसपास रोशनी थी और ऊपर बिल्कुल अंधेरा। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो हल्कू है वो अपने ऊपर क्या कर रहा है, अंधेरा कैरी कर रहा है, अंधेरा क्या कर रहा है, ढो रहा है। हल्कू और जबड़ा क्या, ऐसा लग रहा था कि हल्कू और जबड़ा जो है वो अपने सर पर अंधेरा ढो रहा है। और अंधेरे के इस परम आनंद सागर में जो फायर लाइट है वो चमक रही थी, और मानो जैसे कि चारों ओर समंदर हो और बीच में एक नाव हो जिस पर कुछ जल रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा था। चारों ओर जो अंधेरा है उसको समंदर बताया गया, और जहां आग जल रही है उसको, उस जगह को उसने नाव बताया, कि मानो कि एक समंदर है, चारों ओर अंधेरा है, और बीच में जो है वो नाव पर क्या जल रही है, आग जल रही है। ऐसा सीन बन गया। हल्कू sat before the fire and let it warm him. After a while he took off his shawl and tucked it behind him. Then he spread out both feet as though challenging the cold to do its worst. Victorious over the immense power of the winter, he could not repress his pride in his triumph. हल्कू जो है वो आग के सामने बैठ गया। आग से गर्माहट मिल रही थी, आग जो उसको गर्म कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी शॉल उतार दी। जो बर्लप शॉल था, पुराना सा फटा चिटा सा जो शॉल था, उसने उतार दिया और बगल में रख दिया। आग की गर्माहट मिल ही रही थी, अब क्यों शॉल ओढ़ना। और दोनों टांगे फैला दी आग के सामने, और मानो ठंडक को चैलेंज कर रहा हो कि जो करना है कर लो, जितनी बुरी ठंडक आनी है आने दो, मैं डरता नहीं ठंडक से। तो ठंडी के ताकत पर इतनी ठंडक थी, फिर भी उसने आग जलाकर विजयी तो ठंड पर हासिल कर ही ली थी। तो ये जो भावना है, ये जो मनोभावना है विजयी होने का, ठंड के ऊपर काबू पा लेने का, उसको वो दबा नहीं पा रहा था, और उसने टांगे फैला दी कि बोला, मानो चैलेंज कर रहा हो कि जो करना है ठंडक तुम कर लो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। He said to Jabra, well Jabra, you are not cold now, are you? Jabra barked as though to say, how could I feel cold now? और फिर वो जबड़ा से कहता है, जबड़ा अब ठंडक लग रही है क्या? जबड़ा भौंकता है और मानो कहता है कि अब कैसे ठंडक लग सकती है भाई। We should have thought of this plan before, then we had never have become so chilled. Jabra wagged his tail. Fine. Now what do you say? We jump over the fire. Let's see how we manage it. But if you get scorched, I have got no medicine for you. अब हल्कू जो है वो जबड़ा से कहता है, अरे ये प्लान तो हम लोग को पहले सोच लेना चाहिए था। अगर पहले ये ख्याल दिमाग में आया रहता तो अब तक इतनी ठंडक ना लगती। जबड़ा पूंछ हिला रहा है, क्या कहते हो, आग पर कूदा जाए? चलो हम लोग आग पे कूदें। देखा मैंने कैसे मैनेज किया, ठंड पर कैसे काबू पाया, देखा तुमने? कि कौन कह रहा है? हल्कू कह रहा है जबड़े से। क्या कहते हो, आग पर कूदा जाए? लेकिन ध्यान रहे, अगर जल जाते हो आग पर कूदने के दौरान तो मेरे पास दवा नहीं है। जबड़ा लुक्ड फियरफुली एट द फायर, और जबड़ा जो है आग की तरफ डरी निगाहों से देख रहा है। वी मस्टंट टेल मुन्नी टुमारो और देयर विल बी अ रॉ। और फिर जबड़ा से हल्कू कहता है, अरे ये बात मुन्नी को मत बताना कि हम लोग खेत से बाहर दूसरे के बागान में आग ताप रहे थे बैठ के, नहीं तो उसका बकबकाना शुरू हो जाएगा, वो बकबक करती रहेगी फिर।
With that, he jumped up and cleared the fire in one leap. He got his legs signed, but he didn't care. Jabra ran around the fire and came up to him. Halku said, "Go on, no more of this. Jump over the fire." He leaped again and came back to the other side. उसके बाद जो है वो क्या करता है, आग के ऊपर कूदता है. कूदने का मतलब छलांग लगाते हुए आग के उस पार जाता है. एक छलांग में उसकी पाँव जो है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी जल जाती है, हल्की सी चुभ जाती है. आग की लपट छू गई होगी तो हल्का सा जल गया होगा, लेकिन उसे परवाह नहीं. जबड़ा भी क्या करता है, घूम कर आ जाता है किसके पास, हल्कू के पास. हल्कू ने कहा, अरे नहीं अब नहीं, अब ये छरपा छरपी अब नहीं होगा. और फिर वो एक छलांग लगा के आग के उस पार चला जाता है. कौन, हल्कू. बस समझ में रहा है. और फिर वहां पर जा करके जो है वो अपने वापस पुनः जगह पे आकर के बैठ जाता है. बस समझ में आया. अब पार्ट 4 देखो. द लिप्स वर ऑल बर्न्ड अप. डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चार्ड अगेन. अंडर द ashes a few embers smoldered, and when a gust of wind blew over them, they stirred up briefly, then flickered out again. अब सारी पत्तियां जल गई. जितना ही पत्तियां उसने इकट्ठा करी थी सारी पत्तियां जल गई. फिर से अंधेरा छा गया बगान में. और राख के अंदर जो है वो अंगार थी. जब भी हवा बहती तो राख उड़ता और उसके साथ साथ आग की चिंगारियां भी भड़क उठती. थोड़ी बहुत आग भी लग जाती, थरथराती हुई फ्लेम निकलती, लपट निकलती. हल्कू रैप्ड हिमसेल्फ अप in his shawl again and sat by the warm ashes humming a tune. The fire had warmed him through, but as the cold began to spread, he felt drowsy. हल्कू ने फिर अपने बगल में जो शॉल रखा था उसको फिर से लपेट लिया और फिर गुनगुनाने लगा. कुछ गुनगुनाने लगा. फायर ने, आग ने उसे गर्म कर दिया था, लेकिन अब फिर से जो ठंडक बढ़ने लगी तो थोड़ा सा उसको ठंडक गर्म के बाद जो है नींद आने लगा, ऊँघने लगा. Jabra gave a loud bark and ran towards the field. Halku realized that this meant a pack of wild animals had probably broken into the field. They might be Nilgai. He distinctly heard the noise of their moving around. Then it seemed to him that they must be grazing. He began to hear the sound of nibbling. अब जबड़ा जो है वो भौंकने लगा और फील्ड की तरफ दौड़ा. हल्कू को महसूस हुआ कि जरूर जंगली जानवरों का जो झुंड है वो संभवतः खेत में घुस चुका है, जरूर नीलगाय होगा. और फिर साफ साफ जानवरों के खेत में घुसने की आवाज़ जो है उसे सुनाई दे रही थी. फिर थोड़ी देर के बाद उसके चरने की आवाज़ आने लगी और कुतरने की, जैसे जानवर जो कुतरता है, चबाता है ब्रांचेस को, वैसी आवाज़ें हल्कू को सुनाई देने लगी. ही थॉट, हल्कू सोचता है, नो, विद जबरा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड. He would rip it to shreds. I must have been mistaken. Now there is no sound at all. How could I have been mistaken? अब वो सोचता है, अरे जबरा है तो किस बात की फिक्र है, जबड़ा है तो किस बात की फिक्र है. कोई जानवर घुसेगा भी ना तो जबड़ा क्या कर देगा, उसको चीरफाड़ कर देगा. मुझसे गलत फहमी हो रही, मैं गलत फहमी में जी रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे गलत फहमी हुई है. अब कहाँ कोई आवाज़ आ रहा है, जरूर मुझसे कोई गलती होगी. मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि कोई जानवर घुस ही नहीं रहा है और मुझे घुसने जैसा अनुभव हो रहा है, लेकिन वाकई घुसा हुआ होता है. ये अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि उठना ना पड़े. जैसे आप सुबह में उठने की कोशिश करते हो, कहते हो यार 5 मिनट और सो जाते हैं, जबकि आपका मन रहता है सोने का. तो वही बात है, वो तो गर्म हो गया हुआ था, उठता तो ठंडक लगती, तो उठना नहीं चाह रहा था. तो उसको आवाज़ सुनाई दी नीलगाय की, चबाने की, खेत में घुसने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो इस भरोसे पे अपने आप को सांत्वना दे रहा है कि अरे जबड़ा है, चीरफाड़ कर देगा. जब जबड़ा है तो किस बात का फिक्र, और हो सकता है कि मुझे गलत फहमी हो रही हो, कोई जानवर ही ना हो. और फिर उसने कहा, चिल्लाते हुए कहा, जबड़ा जबड़ा. जबड़ा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम. लेकिन जबड़ा तो जानवर को देख रहा था ना, जबड़ा भौंके जा रहा है. उसने चिल्लाया, जबड़ा जबड़ा वापस आओ वापस आओ, लेकिन जबड़ा है कि भौंके जा रहा है, वो वापस उसके पास आया नहीं. Then again,
There was the sound of munching and crunching in the field. He could not have been mistaken this time. It really hurt to think about getting up from where he was. It was so comfortable there that it seemed intolerable to go to the fields in this cold and chase after animals. He didn't stare. उसके बाद फिर ब्रांचेस के टूटने की, चबाने की आवाज़ें आने लगी और इस बार तो कोई गलतफहमी नहीं थी। इस बार बिल्कुल आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही है। हालांकि ये बड़ा कष्टकारी था, जिस पोजीशन में वो बैठा था, जितने आराम से वो बैठा था, उस आराम से बैठने वाली जगह से वो उठकर जाए, ये बड़ा कष्टकारी था, है ना। उस ठंडक में जाए और जानवर को भगाए और फिर से गर्माहट मिलना उसको मुश्किल था। तो ये वो सुन रहा है आवाज़ जानवरों के चबाने की, ब्रांचेस को तोड़ने की, लेकिन फिर भी वो हिला नहीं। He shouted at the top of his lungs, हिलो हिलो हिलो। और फिर जानवर को भगाने के लिए जहाँ बैठा है वहीं से हिलो 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 भगाने के लिए जानवर को आवाज़ लगाता है। जबड़ा स्टार्टेड बार्किंग अगेन। जबड़ा फिर से भौंकने लगा कि अरे मेरा मालिक आ रहा है। ठीक है, जबड़ा फिर से भौंकने लगा। There were animals eating his field just when the crop was ready। कुछ जानवर थे खेत में घुसे हुए, जो फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी थी तभी वो उसको क्या कर रहे थे, चबा रहे थे। What a fine crop it was, and these cursed animals were destroying it. With a firm resolve, he got up and took a few steps, but suddenly a blast of wind pierced him with a sting like a scorpion, so that he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body. तो उसने चिल्लाया हिलो 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 ताकि जानवर भाग जाए। जबड़ा फिर से भौंकने लगा। फसल जब तैयार हुई थी तभी ये जानवर जो है नील गाय फसल को बर्बाद कर रहे थे। कितनी अच्छी फसल थी और ये विनाशकारी जानवर जो है उसे खा के चबा करके बर्बाद कर रहे थे। और फिर इस बार एकदम दृढ़ संकल्पित होता है कि नहीं, इस बार उठ के भगाना पड़ेगा, नहीं तो तैयार फसल क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और फिर वो उठता है, हल्कू जो अपनी जगह से उठता है, कुछ ही कदम लेता है कि एक ठंडी हवा का झोंका आता है और मानो कि किसी बिच्छू के डंक पे जैसा दर्द होता है, बिल्कुल ठंडी हवा के झोंके से उसको ऐसी ही चुभन होती है। जिस तरीके से बिच्छू के काटने पर चुभन होती है, उसी तरीके से उसको ठंडी हवा की चुभन लगती है और फिर वो वापस आकर के बुझी हुई आग के पास बैठ जाता है, उसको फूक फूक कर आग सुलगाने लगता है। Jabra was barking his lungs out. The Nilgai were devastating his field and Halku went on sitting peacefully near the warm ashes. जबड़ा है कि भौंक रहा है, अपनी फेफड़ा बाहर निकाले हुए, बहुत ज़्यादा भौंक रहा है। नीलगाय जो है वो फसल बर्बाद कर रही थी, लेकिन हल्कू चुपचाप आकर अपनी गर्म जो राख बची हुई थी उसके पास बैठ जाता है। His drowsiness held him motionless as though with ropes. Wrapped in his shawl, he fell asleep on the warm ground near the ashes. और बिल्कुल जैसे रस्सी को मेड़ मार के आप एक जगह रख देते हो वैसे ही वो रह जाता है। बिल्कुल नींद की वजह से वो एक सिमट कर एकदम एक जगह पर एकदम चुपके मुक्के टाइप चाहे ऐसे करके वो क्या होता है, लेट जाता है, एकदम मोशनलेस। उसको नींद आ जाती है, उसको क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। When he woke up in the morning, the sun was high and Munni was saying, "Do you think you are going to sleep all day? You came out here and had a fine time while the whole field was being flattened." फिर सुबह में उसकी नींद खुलती है, सर के ऊपर सूरज है। मुन्नी चिल्ला रही थी, सारा दिन सोने आए हो यहाँ पे, है ना? तुम यहाँ पर आए थे खेत की रक्षा करने के लिए और मजे में वक्त बिता रहे हो, जबकि तुम्हारा खेत को क्या कर दिया, चपाट कर दिया। जंगली जानवरों ने क्या किया, खा पी के तहस नहस कर दिया। हल्कू गॉट अप एंड सेड, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड। उसने कहा, अच्छा तुम खेत से आई हो? यस, इट्स ऑल ruined। हाँ, खेत से आई हूं, सारा बर्बाद हो गया। एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट, और तुम ऐसे सो सकते हो। वाई डिड यू बॉदर टू पुट अप द शेल्टर एनीवे? तुमने अपने खेत से दूर हटकर यहां पर आने की सोची भी कैसे? पूरा खेत चौपट हो चुका है। हल्कू सॉट एन एक्सक्यूज, अब कारण देते हुए कहता है, अरे I nearly died and just managed to get through the night and you worry about the crop. I had such a pain in my belly, I can't describe it. तो जब हल्कू की वाइफ ने कहा, हाँ सब बर्बाद हो गया और तुम इस तरीके से सो सकते हो, गधे बेचकर, घोड़ा बेच के सो सकते हो, तुमने अपने खेत से दूर ठिकाना बसाने की या
रात बिताने की सोची भी कैसे। हल्कू ने कारण देते हुए कहा, अरे मैं तो रात में मर ही गया था ठंडक से, और तुम्हें जो है वो फसलों की पड़ी है। अरे मेरे पेट में बड़ी जोर की दर्द हो रही है, मैं बता नहीं सकता। जो आदमी 8-8 को चिलम पिएगा उसको दर्द नहीं होगा। Then the two of them walked to the edge of their land. He looked. The the whole field had been trampled and Jabra was stretched out underneath the shelter as though he were dead. और फिर दोनों जो है हल्कू और मुन्नी दोनों खेत के मेड़ पर जाते हैं, किनारे पर जाते हैं, और देखा पूरी फील्ड जो है वो क्या हो चुकी थी, रौंदा चुका था। जानवरों ने रौंद कर रख दिया था, चपाट कर दिया था, खा पी के बराबर कर दिया था। और शेल्टर के नीचे जो शुगर केन वाली जो केन लीव्स के नीचे जो शेल्टर बना हुआ था पहले का इसका, उसके नीचे जो है वो कुत्ता जो है वो थकने की वजह से मरा पड़ा था। मतलब मरा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, रात भर भौंका था ना वो, जैसे ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कि वो मर चुका हो। दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द ruined field. मुन्नी's फेस वॉज shadowed with grief but हल्कू वॉज कंटेंट. और फिर वो लगातार अपने फील्ड को देखे जा रहे हैं। मुन्नी के फेस पर दुख की छाया है, लेकिन हल्कू है कि संतुष्ट है। मुन्नी सेड, नाउ यू विल हैव टू हायर योरसेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस. अब मुन्नी हल्कू से कहती है, ठीक है, अब बंधुआ मजदूर की तरह काम करना, पैसे कमाना और किराया और कर देते रहना। खेत की रखवाली तुमसे हुई नहीं, अब मजदूरी करो। अब मजदूरी कर कर क्या करो, रेंट और टैक्सेस चुकाते रहना। विद अ कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, और एक संतुष्टि वाली स्माइल जो है वो हल्कू के चेहरे पर, उसने कहा, बट आई वॉन्ट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट देयर इन दिस कोल्ड. लेकिन कम से कम अब तो ठंडक में यहाँ रात नहीं बिताना पड़ेगा, फसल बर्बाद हुआ तो हुआ। तो ये गरीबी है, एक कंबल रहता तो हो सकता था कि उसको अपने खेत से दूर नहीं जाना पड़ता। वो भी बेचारा क्या करता, रात में मरने जैसी स्थिति हो गई थी। ठंडक में रहता तो मर ही सकता था या बहुत बीमार पड़ सकता था। तो यहाँ पर एक इस कहानी के जरिए जो है वो प्रेमचंद ने एक गरीब किसान का चर्चा किया है, हल्कू का चर्चा किया है, और बताया है कि किस तरीके से गरीबी जो है वो लोगों को बदहाल ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर देती है ना। तो ये चैप्टर आप बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, कोई दिक्कत है तो बताओ।